हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इसके पीछे हम बता चुके हैं आर्यों के बारे में, आर्यों का भौगोलिक जीवन, समाज, कृषि जीवन और राजनीतिक जीवन। इसके बाद से जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा उनका सामाजिक जीवन, यानी आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। सबसे बड़ी चीज यही थी कि आर्यों का जो समाज था वो क्या था, मुख्य रूप से था समता मूलक, यानी कि आर्य जो लोग थे आपस में भेदभाव नहीं करते थे। यानी कि क्या इसके पीछे हम बता चुके हैं कि आर्य लोग थे क्या, एक कबीले के रूप में, यानी पशुचारण और युद्ध करना उनका मुख्य उद्देश्य था। अगर जो कोई लोग एक कबीले में के रूप में रहेंगे तो क्या होगा, एक समूह बना के रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि उनका समाज, ऋग्वैदिक समाज जो था भेदभाव नहीं था, यानी कि उनमें आपस में भेदभाव नहीं था। जैसे इस समय क्या है, बहुत भेदभाव बहुत बड़ा है, जिसमें अनेक जातियां और अनेक धर्मों के लोग आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसीलिए यानी कि उस समय यानी ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन जो था भेदभाव पे आधारित नहीं था। मुख्य रूप से एक गुट में हुआ करते थे और पशु चराते थे। इनका जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी। इस काल में केवल 3 वर्ण थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल में क्या था, मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी। यानी कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, 3 वर्ण निकल के आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अभी आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्राह्मण कहाँ से, क्षत्रिय कहाँ से और वैश्य कहाँ से, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था थी रंग के आधार पे नहीं थी, कर्म के आधार पे थी, ठीक है। जैसे उस समय के लोग क्या थे कि रंग के आधार पे नहीं, क्या थे, कर्म के आधार पे। अगर जो आपका कर्म अच्छा है तो आप क्या है, ब्राह्मण है। यानी कि कर्म कर्म अगर जो आपका अच्छा है तो आप क्या है, ब्राह्मण है। कर्म अच्छा नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं। इस समय क्या है, अगर जो आप ब्राह्मण हैं यानी कि ब्राह्मण के कुल में जन्म ले रहे हैं तो ब्राह्मण है। अगर जो क्षत्रिय के कुल में जन्म ले रहे हैं तो क्षत्रिय हैं। वैश्य के कुल में जन्म ले रहे हैं तो वैश्य हैं, और शूद्र के कुल में जन्म ले रहे हैं तो शूद्र हैं। लेकिन यही चीज उस समय नहीं थी। अगर जो उस समय क्या था, इसके पीछे हम बता चुके हैं कि आर्य लोग क्या थे, एक कबीले के रूप में रहते थे, और उस कबीले में यानी कि उस समूह में अगर जो कोई भी क्या है, बहुत बड़ा विद्वान है तो क्या है, ब्राह्मण है। और उससे के बाद जो बहुत बलवान है तो क्या है, क्षत्रिय है। जो कृषि करता था क्या, वैश्य है। जो सबकी सेवा करता था वो क्या है, शूद्र है, ठीक है। इनका कर्मों यानी कि कर्म के आधार पे ही इनका वर्णन किया गया, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल आया। तो उत्तर वैदिक काल जब आता है, जब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल जब आता है तो उसमें क्या होता है, वर्ण के आधार पे नहीं, क्या होता है, जन्मों के आधार पे, यानी कि जन्म के आधार पे आपको कुलों में यानी कि वर्णों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि अगर जो क्या है, जो ब्राह्मण है यानी ब्राह्मण कुल में अगर जन्म ले रहे हैं तो आप ब्राह्मण हो गए। तो वही कह रहा है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्ण व्यवस्था रंग के आधार पे नहीं थी बल्कि कर्म के आधार पर थी। यानी कि ऋग्वेद का 9वां मंडल क्या कहता है, जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, रंग के आधार पे नहीं थी, कर्म के आधार पे थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यानी कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, सॉरी वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि ऋग्वेद में शूद्र शब्द का वर्णन कहाँ से मिला है, तो ऋग्वेद में जो शूद्र शब्द है इसका वर्णन 10वें मंडल में चौथा वर्ण, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में चौथे वर्ण शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है, 10वां मंडल पुरुष सूक्त में सबसे पहले चारों वर्णों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्या है, सबसे पहले चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। यानी कि चारों वर्ण, यही चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है।
इसके बाद से जिसमें कहा गया है कि यानी कि इन चारों वर्णों की उत्पत्ति, चारों वर्णों की जो उत्पत्ति थी वो कहाँ से हुई, यानी कि कहते हैं कि ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी के मुख से, ठीक है। यानी कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से, और शूद्र जो है उनके जंघा से, वैश्य जो है उनके जंघा से, और शूद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुए, ठीक है। लेकिन इसका वर्णन यानी अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, ऋग्वैदिक का, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ऋग्वैदिक का, ऋग्वैदिक काल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इस सारा डिटेल यानी कि जो डिटेल है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के कहाँ से, मुख से, क्षत्रिय जो है भुजाओं से, शूद्र वैश्य जो है क्या है, जंघा से, और शूद्र जो है उनके पैरों से। इनका प्रमाण तब मिला जब आर्य लोग क्या थे, उत्तर वैदिक काल की तरफ धीरे धीरे पहुंच रहे थे, ठीक है। यानी कि लेकिन इनका वर्णन का तब मिला जब आर्य उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद से जो आर्य लोग थे धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे थे, भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर, जिसमें आपकी जो सबसे पहली नदी थी गंगा नदी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे थे, आगे, यानी कि गंगा नदी के प्रवेश क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद से आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर बढ़े, यानी कि आर्य जो है मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर बढ़े। तो पूर्व की ओर जब बढ़े तो वहां पे गंगा नदी के क्षेत्र, यानी पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर गंगा नदी के क्षेत्र में, जहां पर उनका सामना किससे हुआ, सामना हुआ अनार्यों से। अब ये अनार्य कौन है, तो जो अनार्य हैं यही चौथे वर्ण में आए, यानी कि चौथा वर्ण मतलब कौन, शूद्र, ठीक है। यही चौथे वर्ण में इनको रखा गया, शूद्र। यानी कि इसके पहले क्या थे, कबीले के रूप में रहते थे। आर्य जो थे कबीले, यानी कि एक कबीला दूसरे, पशु चराते थे, पशु चरा करके एक जगह से जब चारागाह समाप्त हुआ फिर आगे बढ़े, इस तरह से बढ़ते हुए आगे चलते जा रहे थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर बढ़े, पूर्व की ओर बढ़े तो गंगा नदी के क्षेत्र में उनका प्रवेश कर चुके थे। और गंगा नदी के क्षेत्र में जब वे प्रवेश कर चुके थे तो वहीं पे एक और कबीला था जिनका नाम क्या था, अनार्य, ठीक है, अनार्य। तो एक कबीला और एक कबीला दोनों का आपस में क्या हुआ, युद्ध हुआ, यानी कि एक कबीला दूसरे कबीले से संघर्ष हो गया, ठीक है। और यही जो अनार्य हैं, ठीक है, यही जो अनार्य है यही आगे चल करके शूद्र वर्ण, यानी कि मुख्य रूप से ये अनार्य जो थे काले रंग के हुआ करते थे, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, अनार्य, यानी कि शूद्र वर्ण की श्रेणी में इनको रख दिया गया, ठीक है। इनको शूद्र वर्ण की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, जीवन भर अविवाहित कन्या को क्या कहा गया, अमाजु, मुख्य रूप से अमाजु। यानी कि उस समय ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उनको क्या कहा जाता था, अमाजु। अगला है वैदिक साहित्य को श्रुति कहा गया, ठीक है। यानी कि वैदिक साहित्य को क्या कहा गया, श्रुति। श्रुति का मतलब क्या, सुनी सुनाई बातें, यानी कि सुनी सुनाई बातें, किसी ने स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया, किसी ने लिखा नहीं, ठीक है, सुन करके, और एक आदमी दूसरे आदमी से सुन करके यानी सुनी सुनाई बातों पे क्या करते थे, विश्वास करते थे, और यही बातें आगे चलती रहती थी, ठीक है। तो इसीलिए वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं, श्रुति। श्रुति मतलब सुना हुआ, यानी सुन करके एक दूसरे से आगे की तरफ बढ़ते रहना, ठीक है। अगला है भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन थे, ठीक, यानी कि भारतीय साहित्य में जो वेद थे कितने, सबसे प्राचीन थे, जो कितने हैं, 4 हैं। भारतीय साहित्य में वेद कितने हैं, 4। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। और प्रत्येक वेद के क्या है, 4 भाग भी हैं, यानी प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, ठीक है। तो कौन कौन 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक और उपनिषद, यानी कि 4 वेद। और प्रत्येक वेद के, यानी कि ऋग्वेद के कितने, 4 भाग हैं, जिसमें पहला भाग क्या है, साहित्य,
ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। उसी तरह से सामवेद के भी 4 भाग हैं, यजुर्वेद के और अथर्ववेद के, ठीक है। और इसमें ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल, ठीक है। और सूक्त कितने, यानी कि मंत्र कितने? 1028, ठीक है। तो इसको सीधा याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल, और सूक्त कितने हैं? 1028, ठीक है। तो मुख्य रूप से 9वें मंडल में हम बता चुके हैं कि कितने 3 वर्णों का, और 10वें मंडल में शूद्र वर्ण का वर्णन मिला है। मुख्य रूप से अगर जो हम देखें तो 10वें मंडल में टोटल वर्णों का स्पष्ट प्रमाण हमको मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद से जो आ रहे थे, कहाँ पे प्रवेश, यानी कि पशु चरण करते करते, यानी कि भूमि का स्थानांतरण करते करते, ठीक है, स्थानांतरण करते करते कहाँ पहुंच गए थे? गंगा नदी के क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे। जब गंगा नदी के क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे तो उनका जो है प्रकृति से धीरे धीरे उनका क्या हुआ था? मेल मिलाप हुआ। जैसे अनेक प्रकार के पर्यावरण में वे ढलते जा चुके थे, यानी कि पर्यावरण कैसा हो रहा है, किसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उस हिसाब से धीरे धीरे उनका परिवर्तन शुरू हो चुका था। इसीलिए जब हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में, यानी कि आगे हम जब पढ़ेंगे तो उनका मुख्य रूप से पर्यावरण में कैसे कैसे किस तरह से हुआ, कि धीरे धीरे उनका विस्तार कैसे हुआ, अगली वीडियो में हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।